सो हेलो वन वेलकम एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू पहली मार्कशीट। और आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस इन इंडिया, यानी कि भारत में फेडरलिज्म की प्रैक्टिस किन किन माध्यमों से होती हुई देखने को मिलती है और प्रैक्टिस हुई है। तो सबसे पहले बात करें कि इसकी पहले वाले इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की, तो हमने पढ़ा था व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री, कि वो क्या चीजें हैं जिनकी वजह से हम बोल सकते हैं कि इंडिया इज फेडरल कंट्री। तो हमने की फीचर, जितने भी फेडरलिज्म के की फीचर्स होते हैं, 7 फीचर्स जो हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था, उन सभी फीचर्स को हमने इंडिया से टैली कराया। और जब टैली कराया तो हमें मिला यस इंडिया इज अ फेडरल कंट्री, क्योंकि फेडरलिज्म या फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट की जितनी भी प्रॉपर्टीज होती हैं, जितने भी फीचर्स होते हैं, वो सभी कहीं ना कहीं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में मिलते हुए, टैली करते हुए, मैच करते हुए हमें मिल जाते हैं। लेकिन बट ये हमको याद रखना है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किसी प्रकार से इंडिया के लिए फेडरल शब्द का यूज नहीं है, बल्कि इंडिया को आर्टिकल 1 के अंतर्गत यूनियन ऑफ स्टेट का दर्जा दिया गया है और कहा भी गया है। आज के इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की बात करें तो हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड इन इंडिया, ये जो हमारा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि किन किन माध्यम से हम कह सकते हैं कि भारत में फेडरलिज्म की प्रैक्टिस हुई है, भारत में फेडरलिज्म की प्रैक्टिस हुई है। तो स्टार्ट करते हैं जो टॉपिक्स एनसीईआरटी में देखने को मिलते हैं। कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन आर नेसेसरी फॉर द सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म, यानी कि सफल होने के लिए किसको, फेडरलिज्म को, किसी देश में, यानी कि किसी देश में फेडरलिज्म की सफलता के लिए ये जो प्रोविजंस हैं, जो प्रावधान हैं फेडरलिज्म की, वो तो होने ही चाहिए। बट द रियल सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म इज इन इंडिया कैन बी एट्रिब्यूटेड टू द नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन आवर कंट्री। जैसे अगर हम अपने देश की बात करें तो हमारे देश में अच्छी अच्छी बातें संविधान में लिखी हैं, लेकिन वो सभी बातें क्या मानो जो डेली जो ह्यूमंस हैं, जो डेली यहाँ के सिटीजन्स हैं, उनके ऊपर वो इंप्लीमेंट हो रहा है कि नहीं, उसको प्रॉफिट मिल रहा है कि नहीं, वो चीज़ें वो उस प्रैक्टिस में है कि नहीं, ये कहेंगे रियल सक्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दिखाता है। अच्छी बातें लिखी होना और अच्छी बातें इंप्लीमेंट होना, दोनों में बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। तो वही बातें कर रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस आर नेसेसरी फॉर द सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म, यानी कि जो संवैधानिक प्रावधान है वो बड़े ही जरूरी हैं सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म के लिए, लेकिन बट दीज आर नॉट सफिशिएंट, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। सिर्फ प्रोविजंस देने से रियल सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म हमें नहीं मिलेगा। बट रियल सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म इंडिया कैन बी एट्रिब्यूटेड टू द नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, यानी जो भारत का लोकतांत्रिक राजनीति है वो उसका नेचर कैसा रहा है, उन्होंने कब कब डेमोक्रेसी में, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में फेडरलिज्म को प्रैक्टिस करते हुए उन सभी लीडर्स को, हमारे देश की जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है उनमें उस फेडरलिज्म की प्रैक्टिस होते हुए कब कब हमें देखने को मिल जाती है। तो उसको हम लोग 3 पार्ट्स में पढ़ेंगे। कितने पार्ट्स में पढ़ेंगे? 3 पार्ट्स में। पहला हम पढ़ेंगे लिंग्विस्टिक स्टेट के रूप में फेडरलिज्म की प्रैक्टिस होते हुए भारत में हमें देखने को मिल जाती है। दूसरा पॉइंट, लैंग्वेज पॉलिसी जो भारत में एडॉप्ट की गई है, लैंग्वेज पॉलिसी जो भारत में एडॉप्ट की गई है, जिस तरीके से, जिस फ्लेक्सिबिलिटी के साथ, वो भी कहीं ना कहीं ये दिखाती है कि हमारी डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में फेडरलिज्म की प्रैक्टिस हुई है। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सेंट्रल स्टेट रिलेशन, ये भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं इन तीनों बिंदुओं को पकड़ के, लिंग्विस्टिक स्टेट, लैंग्वेज पॉलिसी और सेंट्रल स्टेट के माध्यम से हम कह सकते हैं कि भारत में फेडरलिज्म की प्रैक्टिस हुई है। यानी कि रियल सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म ये आपका सिर्फ प्रावधान में होने से नहीं होगा, बल्कि जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का नेचर है इंडिया का, वो कैसा है, ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है। तो इसको हम लोग भारत में फेडरलिज्म की होती हुई प्रैक्टिस को हम लोग 3 पार्ट्स में देखेंगे। कितने पार्ट्स में देखेंगे? 3 पार्ट्स में। पहला पार्ट है लिंग्विस्टिक स्टेट। क्या है? लिंग्विस्टिक स्टेट, यानी भारत में भाषाई तौर पे राज्य बनाए गए। पहला पॉइंट कि भाषाई तौर पे राज्य बनाए गए। दूसरा लैंग्वेज पॉलिसी, यानी कि भारत की जो लैंग्वेज पॉलिसी एडॉप्ट की गई वो कहीं ना कहीं रियल सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म है। इसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सेंट्रल स्टेट रिलेशन। सेंट्रल स्टेट रिलेशन, इन तीनों बिंदुओं को जो हमने देखा अभी कि लिंग्विस्टिक स्टेट, लैंग्वेज पॉलिसी, सेंट्रल स्टेट रिलेशन, इन तीनों पॉइंट्स के माध्यम से हम कह सकते हैं कि भारत में फेडरलिज्म की प्रैक्टिस हुई है, जिसका नेचर कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में देखने को मिल जाता है। सो स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट की, जिसका नाम है लिंग्विस्टिक स्टेट। अगर बात करें लिंग्विस्टिक स्टेट की, तो द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट वाज द फर्स्ट एंड मेजर चेंज फॉर द डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन आवर कंट्री, यानी हमारे देश की डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के लिए सबसे पहला, सबसे प्रमुख जो मेजर चैलेंज था वो द एक्सपेरिमेंट ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट, यानी भाषाई तौर पर राज्य बनाना बड़ा ही प्रमुख चैलेंज था।
पहला एक्सपेरिमेंट था। क्या होगा, बहुत सारे कंफ्यूजन्स, डायलेमा लीडर्स के समय, उस लीडर के दिमाग में उस समय था कि लिंग्विस्टिक स्टेट क्रिएट किया जाए कि नहीं। उसके बाद सम ऑफ द स्टेट वर क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज बट नॉट रिकॉग्नाइज डिफरेंस बेस्ड ऑन द कल्चर, एथनिसिटी और ज्योग्राफी। अब लैंग्वेज के आधार पे ही नहीं, बल्कि जब एक्सपेरिमेंट उसका शुरू होता है तो बल्कि सिर्फ लैंग्वेज के आधार पर राज्य नहीं बनाए गए, बल्कि आपका ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, आपके जो है ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर, ऑन द बेसिस ऑफ एथनिसिटी, ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफी, इन सभी आधार पे भी राज्य को बनाए गए। कल्चर के, ज्योग्राफी, एथनिसिटी, लैंग्वेज, इन सभी आधार पे राज्यों का गठन किया गया भारत में। क्योंकि वी नो वेरी वेल दैट भारत की आज़ादी के बाद, आज़ादी के समय भारत में अगर आप मैप देखते हैं तो अप्रॉक्सीमेट आपको 14 स्टेट, 14 स्टेट्स आपको देखते हुए देखने के लिए मिल जाएंगे। आज वर्तमान 2025 की अगर बात करें, जून 2025 की, तो आपको 28 राज्य ये देखने को मिलते हैं। यानी ये जो भी एक्स्ट्रा हुए ये कहीं से आए थोड़े, इसका जो है इंक्रोचमेंट थोड़ा किया गया है, ये उसी जो एग्जिस्ट करते हुए राज्य थे उन्हीं में से किसको काट के अलग किया गया है। उसको अब वो काटने का जो प्रोसेस था, लैंग्वेज था, कल्चर था, एथनिसिटी था, ज्योग्राफी था, उस आधार पे उन 14 एग्जिस्ट करते हुए राज्यों में से अब वर्तमान में इसको अलग करते काटते जिसकी जैसे रिक्वायरमेंट पड़ी, लैंग्वेज, कल्चर, एथनिसिटी, ज्योग्राफी, उस आधार पे राज्यों का गठन किया गया। और आज वर्तमान में 28 राज्य हमें वर्तमान में भारत में देखने को मिल जाते हैं। 28 टोटल राज्य आज इस समय भारत में देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि दिस स्टेट इंक्लूडिंग लाइक दैट नागालैंड, उत्तराखंड, झारखंड, ये सभी, जैसे उत्तराखंड का अगर एग्जांपल ले लें तो पहले यूपी और उत्तराखंड ये दोनों एक ही में थे, लेकिन उत्तराखंड का जो एरिया है वो प्लेट्यू है, वो पठारी है, पहाड़ी क्षेत्र है, और यूपी क्या है, आपका प्लेन है, समतल मैदान है, तो इसलिए इन दोनों को भी अलग कर दिया गया। और इसके बाद पहले इसका नाम था संयुक्त प्रांत, यूनाइटेड स्टेट, अब क्या है, यूनाइटेड प्रोविंसेस, अब क्या है, यूपी अलग है, उत्तराखंड अलग है। यानी ज्योग्राफी के आधार पे भी स्टेट्स का गठन किया गया। लैंग्वेज के आधार पे, भाषा के आधार पे, बोली के आधार पे, धर्म के आधार पे भी थोड़े मोड़े ऐसे काम किए गए। जैसे कि मिजो कम्युनिटी है, उसके लिए मिजोरम बनाया गया, नागा कम्युनिटी के लिए नागालैंड बनाया गया। ऐसी तमाम चीजें, ऐसे तमाम बेसिस पे राज्यों का गठन किया गया। तो इसीलिए कहा रहा कि जो हमारी डेमोक्रेसी के लिए लैंग्वेज के आधार पे राज्यों का गठन बड़ा ही मेजर चैलेंज था, फर्स्ट एंड मेजर एक्सपेरिमेंट फॉर आवर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। सो द सेंट्रल गवर्नमेंट रजिस्टर्ड लिंग्विस्टिक स्टेट फॉर सम टाइम। लेकिन जब ये शुरुआत में प्रावधान रखा गया कि ऐसा किया जाए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस चीज को रजिस्ट किया, रोका, क्योंकि उसको डर था। क्या डर था कि बिकॉज सम नेशनल लीडर्स फियर्ड इट वुड लीड टू द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द कंट्री, क्योंकि उनको ये डर था कि लैंग्वेज के आधार पे बनाएंगे, इन सभी बेसिस पे अगर आप राज्यों को अलग करते चले जाएंगे, जैसे कि इन द पार्टी, जब पार्टीशन टाइम था इंडिया और पाकिस्तान का, तो धर्म के आधार पे 2 देश बने, और उसके बाद परिणाम क्या आया आपको देखने को मिल जाता है। तो उनको लगा कि धर्म के आधार पर बांटेंगे, कल भाषा के आधार पर बांटेंगे, कल जो है बोली के आधार पर बांटेंगे, इस तरह बांटते चले जाएंगे तो देश डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, देश टुकड़ों में बट जाएगा। ये बड़ा चैलेंज था उस वक्त के लीडर के लिए। इसलिए लीडर्स ने इस प्रावधान को भले सोचा कि लिंग्विस्टिक स्टेट हम बनाएं, डिमांड चल रही है, लेकिन उसको बड़े ही समय तक, काफी समय तक उसको रजिस्ट किया गया नेशनल लीडर के द्वारा, क्योंकि उनको डर था कि कहीं ना कहीं ये हमारे देश के इंटीग्रेशन पे खतरा है, देश को डिसइंटीग्रेट कर देगा। लेकिन but the experiment has shown that the formation of linguistic state has actually made the country more united। लेकिन जब इसका एक्सपेरिमेंट किया गया, भाषाई तौर पर राज्य बनाए गए, कल्चर के आधार पर बनाए गए, ज्योग्राफी के आधार पर बनाए गए, कल्चर के आधार पर बनाए गए, एथनिसिटी के आधार पर, ज्योग्राफी के आधार पर, लैंग्वेज के आधार पर जब राज्यों का गठन हुआ, तो इसकी वजह से कह रहा है कि देश जो डर था, वो जो डायलेमा था, वो उसका जो है समाधान निकलता है और देश और भी ज्यादा यूनाइटेड होता है। हमारा देश और भी ज्यादा यूनाइटेड होता है, बिकॉज इट हैज आल्सो मेड द एडमिनिस्ट्रेशन ईजियर, क्योंकि इसकी वजह से जो एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो बहुत ही ईजियर हो गया। क्योंकि जिस भाषा, जिस धर्म, जिस बोली वाले लोग हैं वो एक अगर राज्य में हैं, तो वहां पे एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजन को लागू करते समय वहां की कम्युनिटी के नीड कंसर्न को काम करने के लिए, वहां की कम्युनिटी पे कोई भी काम करने के लिए काम बड़ा ही क्या हो जाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस बड़ा ही ईजी हो जाएगा। क्योंकि गुजरात और बॉम्बे, हम जानते हैं गुजरात और बॉम्बे भी आपका एक ही में था, लेकिन वहां पे लैंग्वेज गुजराती थी, यहाँ पे थे मद्रासी, अरे क्या बोल सकते, मराठी थी। तो इन दोनों को जब अलग कर दिया गया तो गुजरात प्रोविंसेस पे रूल रेगुलेशन गुजराती भाषा में हो गया। स्टेट की अपनी खुद की लैंग्वेज है, अपना काम चला रहा है। मराठी, महाराष्ट्र की देखें तो अपने मराठी लैंग्वेज सारी व्यवस्थाओं को चला रहा है। यानी कि लैंग्वेज आधार पे या किसी भी आधार पे राज्यों को जो गठन हुआ उससे डर तो था, लेकिन जब एक्सपेरिमेंट हुआ एक शानदार रिजल्ट आया।
और एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस बहुत ही क्या हो गया, इजियर हो गया। तो ये हमारा पहला पॉइंट था कि फेडरलिज्म कैसे प्रैक्टिस हुआ। तो लिंग्विस्टिक स्टेट के आधार पे, यानी लैंग्वेज के आधार पे लोगों की डिमांड थी, नीड थी, कंसर्न थी कि हमारे साथ पावर शेयर किया जाए, तो पावर शेयर हुआ, उसी आधार पे राज्य बनाए गए, इससे एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस बहुत इजियर हो गया। यानी पहला एक्सपेरिमेंट था लिंग्विस्टिक स्टेट, जो कि हमें सफल होते हुए देखने को मिल जाता है, और इसके मदद से हम कहते हैं यस, फेडरलिज्म प्रैक्टिस हुआ है इंडिया में। अगले पॉइंट की अगर बात करें तो लैंग्वेज पॉलिसी। भारत में जो लैंग्वेज पॉलिसीज की अगर बात करें कि किस तरीके से लैंग्वेज पॉलिसी, जो भाषाई नीति है, जो भाषाई नीति है उसकी अगर बात करें, भाषाई नीति की बात करें तो किस प्रकार की नीति को अडॉप्ट किया गया, किस प्रकार की पॉलिसीज को अडॉप्ट किया गया है। क्या भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है? आपको सुनने में लगता होगा कि अगर हिंदी हिंदुस्तान है तो हिंदी भाषा होगी, बट नॉट। ये भारत की कोई नेशनल लैंग्वेज है ही नहीं। ये क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी दिखाया जा रहा है संविधान के द्वारा, नेशनल लीडर्स द्वारा, किसी एक भाषा को, जैसे कि सिन्हाला केस में हुआ था, सिन्हाला को ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया था, और सिन्हाला कम्युनिटी को लगातार प्रेफर किया जा रहा है, चाहे गवर्नमेंट जॉब हो, चाहे पोजीशंस हो, या किसी भी चीज की हो। तो यानी एक पार्शियलिटी वाला सिस्टम हमें देखने को मिल जाता है। लेकिन इंडिया में किसी एक भाषा के साथ कोई ऐसा स्पेशल स्टेटस देने का प्रयास नहीं किया गया है जिसकी वजह से सभी कम्युनिटी आपस में क्या है, एम्पावर्ड है, सबको लगता है कि मेरे साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है। तो ये चीजें हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं कि अ सेकेंड टेस्ट फॉर इंडियन फेडरेशन इज द लैंग्वेज पॉलिसी। सेकेंड जो टेस्ट था वो था लैंग्वेज पॉलिसी की भाषाई नीति। हम जानते हैं कि हमारे संविधान ने किसी भी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज का दर्जा नहीं दिया है, और वहां पे अगर हिंदी की अगर बात करें, जो हिंदी हमको लगता है कि नेशनल लैंग्वेज है, तो यस, ये गलत है। हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज है, हिंदी क्या है, ऑफिशियल। और सिर्फ हिंदी ही नहीं, बल्कि हिंदी के अलावा टोटल देयर आर बिसाइड हिंदी देयर आर 21 अदर लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड एज अ शेड्यूल्ड लैंग्वेज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी संविधान के द्वारा हिंदी के अलावा टोटल 21 भाषाएं और हैं जो ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा जिनको प्राप्त हुआ है। यानी टोटल हमारे 8th शेड्यूल में भारत की जो 8वीं संविधान की जो 8वीं अनुसूची है, जिसको हम लोग 8th शेड्यूल बोलते हैं, उसमें टोटल 22 भाषाओं को रिकॉग्नाइज किया गया है एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। यानी कोई यूपीएससी लेवल का कोई कैंडिडेट, अगर कोई जैसे कोई भी नेशनल लैंग्वेज का एग्जाम कोई बच्चा अगर देना चाहता है, तो अपनी इन 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा को चूज करके वो एग्जाम जो कंडक्टिंग हो रही है उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, एग्जाम दे सकता है। तो वही बात कर रहा है कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, और यहाँ पे स्टेट्स की भी अपनी खुद की ऑफिशियल लैंग्वेज होती है, वो तो डिपेंड करता है स्टेट पे। और बात करें अगर इंग्लिश की, तो इंग्लिश भारत में चूंकि अंग्रेज चले गए, 1947 की बात करें, उसके बाद ये हुआ कि इंग्लिश को हम लोग स्टॉप कर देंगे, लेकिन सारे डॉक्यूमेंटेशन जो है इंग्लिश में थे। तो ये हुआ कि इंग्लिश को हम लोग ऑफिशियल पर्पज के लिए 1965 तक कंटिन्यू करेंगे। 1965 तक हम लोग इंग्लिश को क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, चाहे भले ये अंग्रेजों की भाषा है। लेकिन जब उसको रोकने की बात आई, तो हाउ आर मेनी नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट लाइक डिमांडेड द यूज ऑफ इंग्लिश कंटिन्यू, जैसे तमिल, जो साउथ इंडिया वाले जो टेरिटरीज हैं, जो स्टेट्स हैं, उन्होंने कहा, डिमांड करने लगा, नहीं इंग्लिश को क्या किया जाए, कंटिन्यू किया जाए, इंग्लिश को डिसकंटिन्यू 1965 पे न किया जाए, जबकि ये था कि इसको हम जो है डिसकंटिन्यू कर देंगे। लेकिन नॉन हिंदी स्पीकिंग जो स्टेट थे इंडिया के, वो लगातार डिमांड करने लगे कि नहीं, हिंदी के यूज को क्या किया जाए, कंटिन्यू किया जाए। सो द सेंट्रल गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड बाय द एग्रीइंग टू कंटिन्यू द यूज ऑफ इंग्लिश अलॉन्ग विद द हिंदी और ऑफिशियल लैंग्वेज। तो भाई संविधान ने, देश की सरकार ने इंग्लिश को भी हिंदी के साथ क्या कर दिया, कंटिन्यू कर दिया, उसको भी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या कर दिया, बना दिया। यानी ये चीजें दिख रही क्या, फ्लेक्सिबिलिटी। क्या दिख रही है, फ्लेक्सिबिलिटी। यानी आपकी अगर बात करें कि हिंदी की, तो हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज है, और हिंदी के अलावा 21 और भाषाएं हैं, टोटल 22 भाषाएं 8th शेड्यूल में है। जिस 22 भाषाओं में आप पूरे भारत में चलती हैं, आप अगर कोई नेशनल लेवल के किसी भी चीज में बैठते हैं, किसी प्रोसेस में हिस्सा लेते हैं, तो इन 22 भाषाओं में किसी भी प्रकार से आप अपने काम को कर सकते हैं। ये फ्लेक्सिबिलिटी दिखा रही है। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश को 1965 में क्लोज करने की बात हुई, लेकिन नॉन हिंदी स्पीकिंग राज्य जो थे उन्होंने कहा नहीं, कंटिन्यू करो, उसको भी कंटिन्यू कर दिया गया। तो ये कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबिलिटी दिख रही है। क्या दिख रही है, फ्लेक्सिबिलिटी दिख रही है कि हर लैंग्वेज को एम्पावर्ड किया जाए, किसी के साथ कोई भी वो चीज ना हो। सो बात करें अगर हिंदी के प्रमोशन की, तो टू बी द ऑफिशियल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भाई गवर्नमेंट की जो पॉलिसी उसके अनुसार हिंदी का प्रमोशन हो रहा है। तो हिंदी का प्रमोशन का मतलब ये नहीं कि बाकी भाषाओं का डिमोशन, सभी भाषाओं का प्रमोशन,
जहां जैसी व्यवस्था है, जैसे कि प्रमोशन डज नॉट मीन दैट सेंट्रल गवर्नमेंट कैन इंपोज हिंदी ऑन स्टेट वेयर द पीपल स्पीक आउट डिफरेंट लैंग्वेज। अब हिंदी का अगर प्रमोशन चल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि जिस राज्यों में अगर हिंदी स्पीकिंग लोग नहीं है तो उन पे इंपोज किया जाए कि तुम भी हिंदी बोलो, तुम भी हिंदी बोलो, तुम भी हिंदी बोलो। दैट्स नॉट इट। यानी कि कह रहा है कि हिंदी का प्रमोशन का मतलब डज नॉट मीन दैट कि जो नॉन हिंदी स्पीकिंग पीपल्स हैं, जो नॉन हिंदी स्पीकिंग जो स्टेट्स हैं, उन पे हम लोग हिंदी को इंपोज करें। नहीं, हिंदी को हम प्रमोट कर सकते हैं लेकिन हम हिंदी को इंपोज नहीं कर सकते। ये बातें कही रही है। तो हमने देखा इस पूरे प्रोसेस में द फ्लेक्सिबिलिटी शोन बाय द इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स हेल्प्ड आवर कंट्री अवॉइड टू काइंड ऑफ सिचुएशन दैट श्रीलंका फाइंड। तो ऐसी किसी प्रकार की सिचुएशन जो श्रीलंका में हमें देखने को मिलती थी, ऐसी किसी भी सिचुएशन भारत में देखने को नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई गई, हर लैंग्वेज के प्रति क्या दिखाई गई? फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई गई। सो द फ्लेक्सिबिलिटी शोन बाय द इंडियन पॉलिटिक्स हमने देख लिया, जिसकी वजह से किसी प्रकार का सिविक स्ट्राइफ नहीं देखने को मिला। तो लैंग्वेज पॉलिसी के आधार पर हम कह सकते हैं, देखिए कितना शानदार अरेंजमेंट किया गया, लैंग्विस्टिक आधार पर कितना शानदार अरेंजमेंट किया गया, लैंग्वेज पॉलिसी कितनी शानदार अडॉप्ट की गई। लास्ट पॉइंट क्या है? सेंट्रल स्टेट रिलेशन, राज्य और केंद्र, केंद्र और राज्य दोनों के बीच के संबंध की अगर बात करें, छोटा सा टिप्पणी बात करें तो आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, भारत की आजादी की बात की अगर बात करें तो कुछ ही पार्टियां थी और उनका बहुत शानदार वर्चस्व था। किसी पे हम लोग कमेंटबाजी नहीं करें, किसी पॉलिटिक्स हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर बात करें उस वक्त कंडीशन, आप हिस्ट्री अगर पढ़ते हो तो कुछ ही पार्टियां थी और उनका बड़ा वर्चस्व था। और वो पार्टियां केंद्र में भी थी, वो सेंटर में थी और वो पार्टियां राज्य में थी। ठीक है। अब ये दोनों एक सेम पार्टी, क्या है? सेम पार्टी केंद्र में भी है और सेम पार्टी जो है राज्य में भी है। वो क्या करती थी? शानदार चल रहा है। अब ये बताइए, सेम पार्टी केंद्र में है, सेम पार्टी राज्य में है, तो उसको राज्य के बारे में कोई बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि उसका कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वहीं पे अगर जो केंद्र में केंद्र में कोई अलग पार्टी है और राज्य में कोई अलग पार्टी है, तो वहां पे भी वो पार्टी जो है, वो सरकार जो है, वो टाइप ऑफ गवर्नमेंट जो है उसमें इंटरेस्ट नहीं लगती थी, क्योंकि उसको लगता था आई एम आल्सो इंडिपेंडेंट। उसको लगता था कि मैं सेल्फ रिलायंट हूं, मैं आत्मनिर्भर हूं, मुझे किसी राज्य की हेल्प की जरूरत नहीं है, किसी की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में हूं, तो मुझे किसी राज्य के साथ कोई कोऑपरेशन, कोई म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल कोऑपरेशन की जरूरत नहीं। चाहे वो भरोसा करे, काम करे, सहयोग मांगे, मैं दूं या ना दूं, ये मतलब किसी भी तरीके से कोई कोऑपरेशन सेंट्रल और स्टेट में देखने को नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट की कोई नीड नहीं थी, सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट की नीड नहीं थी। लेकिन एक समय आता है जब ये दौर बीतता है और कोलिजन गवर्नमेंट का फॉर्मेशन आता है, कोलिजन गवर्नमेंट कॉन्सेप्ट आता है 1990 के बाद। डिक्लाइन होता है पोजीशंस और सेंट्रल में वो सीटें जो पूर्ण बहुमत के साथ आती थी वो सीटें कम होने लगी। और जब वो सीटें कम होने लगी तो केंद्र सरकार को राज्य सरकार की जरूरत पड़ने लगी और तमाम छोटी छोटी पार्टियां भी उदय होने लगा, उन छोटी छोटी पार्टियों का भी राइज होने लगा। और वो पार्टियां भी अपने क्षेत्र में काफी अपना जो है बहुमत के साथ खड़ी रहती थी, एक दावेदारी, प्रचंड दावेदारी करती थी। अब केंद्र को अपनी सत्ता को बचाने के लिए, केंद्र सरकार को अपनी सत्ता को मेंटेन करने के लिए राज्य सरकारों का हेल्प लेने की जरूरत पड़ती थी। अब जब हेल्प लेंगे तो कुछ लेंगे तो कुछ देंगे, तो बस सेंट्रल स्टेट के बीच में रिलेशन भी क्या हो गया? अच्छा हो गया। तो वही पॉइंट इसमें लिखा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट फॉर द शेयरिंग पावर वर्क इन रियलिटी डिपेंड टू लार्ज एक्सटेंट ऑन द हाउ द दिस गवर्नमेंट। एक ऐसे अरेंजमेंट हुआ है, उसको देखते हैं कि द सेम पार्टी रूल इन बोथ सेंट्रल एंड द स्टेट। सेम पार्टी सेंट्रल और स्टेट दोनों में रहती थी, रूल करती थी। इसका मतलब यह है कि स्टेट गवर्नमेंट डिड नॉट एक्सरसाइज राइट फॉर ऑटोनॉमस फेडरल यूनिट्स, यानी एक ऑटोनॉमस फेडरल यूनिट्स की तरह सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी पावर को एंजॉय नहीं कर पाता था, यानी ऑटोनॉमस, उसका स्वायत्त नहीं रहता था, वो खुद कोई काम, पावर का एक्सरसाइज या कोई भी ऐसे एक्शन को नहीं ले पाता था। क्यों? क्योंकि वो सबऑर्डिनेट के रूप में ही एक प्रकार से कहा जाता तो रहता था सेंट्रल गवर्नमेंट के, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत ज्यादा भाव नहीं देता था। So central government would often misuse the constitution to dismiss the state government that were controlled by the rival parties। और कभी कभी ऐसा भी होता था कि केंद्र में कोई अलग पार्टी, राज्य में अलग पार्टी, तो राइवल पार्टी अगर विरोधी पार्टी है तो संवैधानिक प्रावधानों का मिसयूज करके केंद्र सरकार ऐसी तमाम राइवल पार्टीज को भी खत्म कर देती थी, उसको डिसमिस कर देती थी। ये चीजें होती थी, यानी कि एक तरफा राज्य रहता था, एक तरफा जो शासन रहता था। बट ऑल दिस चेंजेस सिग्निफिकेंटली चेंज आफ्टर 1990। लेकिन ये आफ्टर बिफोर 1990 के पहले ये कंडीशन थी कि केंद्र राज्य सब समान था, अगर विरोधी था तो भी उसको जो है संविधान का मिसयूज करके हटा दिया जाता था। लेकिन 1990 के बाद की अगर बात करें तो समय बदलता है, वक्त बदलते हैं, और होता क्या है कि आपका राइज ऑफ
रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज इन मेनी स्टेट ऑफ द कंट्री, यानी मेनी स्टेट ऑफ द कंट्री में छोटी छोटी रीजनल पार्टियों का उदय शुरू होता है, और साथ ही साथ बिगिनिंग ऑफ द एरा ऑफ कोलिजन गवर्नमेंट एट द सेंटर, और सेंटर में गठबंधन की सरकार वाली व्यवस्था भी क्या होती है, एक ऐसा एरा शुरू हो जाता है। सो सिंस नो सिंगल पार्टी गॉट अ क्लियर मेजॉरिटी इन द लोकसभा, जिसकी वजह से कोई भी एक सिंगल पार्टी क्लियर मेजोरिटी लोकसभा में नहीं पाती थी, और जब वो क्लियर मेजोरिटी नहीं पाएगी तो सरकार बनाने के लिए उसको एक से अधिक पार्टियों का सहयोग लेना पड़ेगा। सो दिस लेड टू अ न्यू कल्चर ऑफ पावर शेयरिंग टू रिस्पेक्ट फॉर द ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, और जब उसको कोलिजन गवर्नमेंट बनाना है तो अब स्टेट गवर्नमेंट का साथ लेना है, और जब साथ लेना है तो साथ देना है। तो आपका कहीं ना कहीं उसकी ऑटोनॉमस व्यवस्था को, जो ऑटोनॉमी थी जो पहले नहीं थी बिफोर 1990s, आफ्टर 1990s में वो ऑटोनॉमी उसको मिल गई। तो ये चीजें हमने पढ़ा, हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस इन इंडिया, कि फेडरलिज्म की प्रैक्टिस कैसे हुई। तो आई होप आप तीनों पॉइंट को समझ पाए होंगे। हमने क्या क्या पढ़ा आज तक, हमने पढ़ा फेडरलिज्म क्या होता है, टाइप ऑफ फेडरेशन क्या होता है, व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री, फिर इसके बाद अपने फीचर्स को, हमने पहले फीचर्स को पढ़ा, फिर व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री को पढ़ा, फिर हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस इन इंडिया में हमने 3 पॉइंट के माध्यम से देखा कि भारत में फेडरलिज्म की प्रैक्टिस कैसे हुई है। तो पहली पॉइंट कि आपके लिंग्विस्टिक स्टेट के माध्यम से हम कह सकते हैं कि भारत में फेडरलिज्म की प्रैक्टिस हुई है, भाषाई तौर पे, कल्चर के तौर पे, ज्योग्राफी के तौर पे, एथनिसिटी के आधार पे राज्यों का गठन हुआ। लैंग्वेज पॉलिसी की बात करें तो भारत के संविधान में किसी भी एक भाषा को विशेष राष्ट्रभाषा या किसी भी एक सिंगल भाषा को बहुत ज्यादा स्टेटस नहीं दिया गया है, और किसी एक भाषा का प्रमोशन नहीं हुआ, बाकी भाषाओं के ऊपर इसको इंपोज नहीं किया गया, हर भाषाओं के प्रति समान भाव दिखाया गया, सभी भाषाओं के साथ जो है फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई गई। लैंग्वेज पॉलिसी की बात करें, सेंट्रल स्टेट रिलेशन की बात करें तो बिफोर 1990s, आफ्टर 1990s के माध्यम से हमने 2 पॉइंट समझा कि बिफोर 1990s के पहले केंद्र ही सब कुछ था, सेम पार्टी ऊपर भी, सेम पार्टी नीचे भी, और एक प्रकार से कहा जाए तो डेस्पोटिज्म था। हम कमेंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक प्रकार से जो इसमें आर्टिकल लिखे हुए हैं कि केंद्र जो है बिल्कुल सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भर था, उसको नो नीड ऑफ एनी टाइप्स ऑफ स्टेट पार्टी, किसी भी प्रकार की उसको स्टेट पार्टी की जरूरत नहीं थी, और कोई राइवलरी पार्टी किसी अदर स्टेट में अगर रहती भी थी तो कॉन्स्टिट्यूशन का मिस यूज करके उस पार्टी को क्या कर दिया जाता था, डिसमिस कर दिया जाता था। लेकिन 1990s के बाद कंडीशन बदलती है, रीजनल पॉलिटिकल पार्टी का उदय होता है, और इसके बाद न्यू एरा ऑफ कोलिजन गवर्नमेंट भी शुरू होता है। फाइनली जो है सेंट्रल जो है अकेले लोकसभा में पूर्ण बहुमत को नहीं पाता है, जिसकी वजह से अब उसको स्टेट गवर्नमेंट को सम्मान देना पड़ता है, ऑटोनॉमी देनी पड़ती है, और इससे दोनों के बीच के संबंध क्या होते हैं, मधुर हो जाते हैं। तो इन तीनों बिंदुओं के माध्यम से हमने देखा भारत में फेडरलिज्म सिर्फ लिखा ही नहीं है, भारत में फेडरलिज्म की प्रैक्टिस भी हुई है। भले फेडरल ना कहा जाए, लेकिन फेडरलिज्म की प्रैक्टिस भारत में होते हुए देखने को मिल जाती है। तो इस तरीके से हमने फेडरलिज्म, हमने जितने भी पॉइंट थे उसको पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे एकदम लास्ट इस चैप्टर का टॉपिक है, जिसका नाम है डिसेंट्रलाइजेशन इंडिया, विकेंद्रीकरण जिसको बोलते हैं, और इसके अंदर हम लोकल गवर्नमेंट के कॉन्सेप्ट को बिल्कुल एलेबोरेट करेंगे। सो आई होप आज का सेशन आप सभी को समझ में आया होगा। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर दिस चैनल। और सबसे अगर बात करें तो आप जो है पिछले सेशन को एक बार जरूर देखें, जिससे कि आपके जितने भी कॉन्सेप्ट हैं इस चैप्टर के बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। सो आज के लिए फिलहाल साइन ऑफ करते हैं। थैंक यू एवरीवन।